हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा संदेह वर्ग के ऊपर वीडियो रहने वाला है। संदेह वर्ग माने डाउट क्लास रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। कमेंट में भी, जैसे मैंने आपको मॉक टेस्ट भी दिए हैं तो उनमें भी आपके कमेंट आते रहते हैं कि सर इसका आंसर A B C D इनमें से B होगा, C होगा। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं कि जिन पे आपको डाउट्स बने हुए हैं, तो वो आज इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे सभी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने चैनल, आपके अपने परिवार और आपका अपना चैनल माइंड बूस्टर स्टडी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी ना, उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आपका जो फर्स्ट जो संदेह है, किसका? स्टूडेंट्स का, आपका, वो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। मैंने एक मॉक टेस्ट डाला था आपको, उसमें जैसे फर्स्ट है यहाँ पे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों का कि सर भाषा की, कई बोलते हैं कि सर इसकी जो है वो शब्द है। बहुत सारे स्टूडेंट के वहाँ पे कमेंट थे कि सर शब्द होता है। फिर एक का कमेंट तो ऐसा था कि सर इसमें जो है वो पदबंध आता है, बट ऐसा नहीं है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से रहता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। भाषा की सबसे लघुतम छोटी जो इकाई है ना, लघुतम भी बोल सकता हूं मैं इसको। क्या बोल सकता हूं? लघुतम। तो क्या होगी? वो वर्ण होगी। अब देखो कैसे। देखो, वर्ण है ना, बड़े से आते हैं पहले। देखो, ये तो वर्ण है ना। जैसे मान लो यहाँ पे वाक्य है। वाक्य क्या है? वाक्य दीर्घ है, दीर्घ इकाई है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सबसे बड़ी बड़ी अगर मैं बात करूं तो वो वाक्य है, राइट। तो वाक्य से छोटा क्या होता है? देखो, मैंने साइन भी लगाया हुआ है यहाँ पे। वाक्य से छोटा हो गया उपवाक्य। उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध। पदबंध से छोटा होता है पद, जिसको हम शब्द भी बोलते हैं। तो शब्द यहाँ आता है बच्चों। उसके बाद हमारा भी अक्षर आता है, देन उसके बाद हमारा वर्ण आता है। अब देखो, ये तो मैंने मतलब जैसे घटते क्रम की तरफ बताया। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वर्ण होता है, सबसे छोटा वर्ण है, उससे बड़ा अक्षर है, देन उससे बड़ा पद मतलब माने शब्द है, देन उससे बड़ा पदबंध, और उससे बड़ा उपवाक्य, देन उससे बड़ा वाक्य है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट्स था, तो ये आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे और ये आपको क्लियर होगा, राइट। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट बचता है, या इसी ये जो टॉपिक है ना हमारा, जैसे वर्णमाला का टॉपिक है, इस टॉपिक से अगर आपका कोई डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके डाउट को वहां से पिक कर लूंगा और उसके बाद उसके ऊपर एक वीडियो दोबारा से लेके आऊंगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा है वो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ग ग मतलब ग ज्ञानी, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान, जैसे हम लिखते हैं ना। तो बोलते हैं कौन से संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। तो देखो, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ज प्लस अइया। अब देखो, जो ज है, ज के पैर में हलंत है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी ये व्यंजन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी जो मतलब जैसे वर्ण होता है, उसके पैरों में जब हलंत होता है तो वो आधा होता है। जब इसके साथ, जैसे मान लो ये पैर में हलंत है, तो अगर इसके साथ अ क्या है? अ जो हमारा स्वर है वो जब जुड़ जाएगा तो पूरा ज बनेगा, तब पूरा ज बनेगा। तो हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो ग ज्ञानी है ना, वो कौन से दो संयुक्त व्यंजनों को मतलब मिलके जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ये है आपका ज। आपने ध्यान रखना कि ज के पैरों में हलंत है, मतलब ज आधा बोला जाता है। देन प्लस अइया। क्या है? अइया। तो ये आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जैसे ज पूरा लिख दिया, फिर अइया को आपने जो है वो इस तरह से कर दिया, हलंत कर दिया। बट ये क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, और ये जो ये है ये आपका सही हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा डाउट है, आपका जो डाउट बना हुआ है वो है ल शब्द को लेके, ल व्यंजन को लेके, कि जो ल व्यंजन है ना सर, उसका दूसरा नाम क्या है। तो मैंने आपको मॉक टेस्ट में डाला था कि ल जो है एक पार्श्विक व्यंजन भी होता है। सबसे पहले ल के बारे में जानते हैं। ल क्या है? ल जो है वो अंतस्थ व्यंजन में आता है। सर अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये हमारे क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। आई होप ये आपको पता होगा। देन ल को हम पार्श्व व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन का मतलब क्या होता है? तो मैंने कुछ लिखा भी है आपके लिए। पार्श्विक व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसमें वायु प्रवाह, मतलब जब प्रवाह, मतलब जब हम बोलते हैं ना, वायु का जो प्रवाह है वो जीव के एक या दोनों ओर से आगे बढ़ता है। मतलब जैसे हम ल बोलते हैं ना, जब आप बोलिए, खुद प्रैक्टिकल कीजिए। आप जैसे ल बोलेंगे ना, तो जीव के दोनों या एक तरफ से मतलब जो आगे बढ़ता है, क्या? जो वायु का प्रभाव है, राइट। लेकिन जीव द्वारा इसे मुंह के बीच से जाने से रोक दिया जाता है। जो जीव है ना,
मुंह के बीच में जाने से रोक दिया जाता है। किसको? वायु प्रभाव को। जो वायु प्रभाव होता है, देखो आप बोलिए ल, जब आप ल बोलेंगे ना, प्रैक्टिकली कीजिए तो आपको इसमें जो है अच्छा समझ आएगा। तो पार्श्विक व्यंजन भी, ल को पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट था इसमें कि सर आप क्या पढ़ाते हैं और कहाँ से आपने हिंदी पढ़ी हुई है। तो ऐसे भी कुछ ज्ञानी हैं हमारे, जैसे जो कमेंट में आप कमेंट करते हैं क्लास में जो है कि सर आपने कहाँ से हिंदी पढ़ी हुई है और आपको तो हिंदी आती ही नहीं है, तो गलत बता रहे हैं आप। बट मैं आपको बता दूं कि ल को जो है वो पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। देन नेक्स्ट जो हम आपका डाउट्स था वो था श, श, ह, मतलब इन व्यंजनों के लिए। और ये कौन से? ये उष्म संघर्षी व्यंजन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो स्पर्श संघर्षी अलग से, वो मैंने आपको बताया था स्पर्श संघर्षी, उष्म संघर्षी अलग है। स्पर्श संघर्षी जैसे च, छ, समझ रहे हो मेरी बात को, वो आपके क्या थे? वो व्यंजन थे। तो यहाँ पे ये उष्म संघर्षी है। तो उष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हमारे? स, स, ह। अब देखो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ ना, मैंने ये डाउट बना हुआ था बच्चों का कि सपृष्ट व्यंजन क्या है। और जैसे स्पर्श व्यंजन में भी अघोष, जैसे अघोष की अगर मैं बात करूं तो अघोष व्यंजन में जो है वो हमारे जो कौन से जो उष्म संघर्षी व्यंजन है वो 3 ही आते हैं। किसमें? अघोष व्यंजन में सिर्फ स, देन श और श, यही आते हैं। किसमें? अघोष में। अघोष व्यंजन कौन कौन से व्यंजन थे? प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण। प्रत्येक वर्ग का, वर्ग माने जैसे क यहाँ पे तो क, ख, ग, ऐसे आगे को होता है ना, च, छ, ज, झ, ठ, ठ, ड। तो जो प्रथम मतलब जो प्रत्येक वर्ग का प्रथम मतलब क, ख, उसी तरह से च, छ, उसी तरह से जो प्रथम 2 होंगे ना वो आएंगे अघोष में, आपको पता है। तो अघोष में साथ में ही हम क्या करते थे कि उष्म संघर्षी जो हमारे व्यंजन है उसमें सिर्फ 3 व्यंजन, देखो मैं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये जो 3 व्यंजन है ना सिर्फ इनको लेते हैं हम उष्म संघर्षी के। ह नहीं लिया जाता है किसमें? अघोष में, अगर मैं बात करूं। अब आपका जो डाउट था उसमें वो क्या था, वो आपको बता देता हूं मैं क्लियर, कि वहां पे क्वेश्चन दिया था आपको कि ऑप्शन दी गई थी वहां पे ह लिखा हुआ था, देन ऑप्शन दी गई थी वहां पे क्या, कि एक अघोष व्यंजन, राइट, देन यहां पे लिखा हुआ था सपृष्ट व्यंजन। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि जो सपृष्ट व्यंजन होते हैं ना उन्हीं को हम उष्म संघर्षी बोलते हैं। उष्म संघर्षी व्यंजन का दूसरा नाम है सपृष्ट व्यंजन। एक स्टूडेंट का कमेंट है इसके ऊपर कि सर आपके गुरुदेव कौन है और आप पढ़ते कहां से हो, ये तो सपृष्ट तो कोई व्यंजन नहीं है, उनका मानना था। तो वैसे आपको मैं बता देता हूं कि जो मैंने वहां पे बताया था आपको वही यहीं पे बता रहा हूं कि सपृष्ट व्यंजन होता है, और सपृष्ट व्यंजन का मतलब होता है उष्म संघर्षी व्यंजन। बट आपने एक बात जो याद रखनी है वो अघोष व्यंजन को लेकर याद रखनी है। अगर आपसे ह पूछ लिया जाता है ना, ह अघोष व्यंजन में नहीं आता है। और अगर मैं सपृष्ट व्यंजन की बात करूं तो ये चारों व्यंजन जो हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन है श, श, ह, तो सपृष्ट व्यंजन क्या हुए? पूरे उष्म संघर्षी व्यंजन। बट अघोष व्यंजन में ह नहीं आता है, ये आपने देखना है। और अगर आपको ह यहाँ पे पूछा हो क्वेश्चन कि कौन सा है, यहाँ अघोष आएगा तो सपृष्ट आएगा, तो आपने सिर्फ वहां पे जैसे मान लो 2 दिए हैं आपको ऑप्शन ए और बी, देन आपने यहाँ पे वी टिक करके आना है। ओनली क्या करके आना है? बी टिक करके आना है। किसके लिए? ह के लिए। अगर आपसे यहाँ पे पूछता है स के बारे में, सलजम, तो और ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर ए प्लस बी दोनों होगा। क्यों होगा दोनों सर? क्योंकि अघोष व्यंजन में स तो आता है ना, स अघोष व्यंजन में आता है। आई होप आप समझे होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा डाउट है आपका जो डाउट बना हुआ है उसके ऊपर चलते हैं। देखो मैंने ये क्लास इसलिए ली थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जैसे जो डाउट्स रहते हैं ना आपके, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि आपके अगर कोई भी डाउट होता है ना तो आप इस क्लास में ना कमेंट कीजिएगा, मैं वहां से ही आपके डाउट्स को लूंगा, उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ईजी रहे, आपके जो समझने की जो चीजें है ना, जैसे आपको डाउट बने हुए हैं वो क्लियर हो जाए, राइट। तो ये नेक्स्ट हमारा जो आपका जैसे डाउट बना था वो था खर से लेके, कि खर शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से है सर। तो खर शब्द के जो अनेकार्थी है वो तिनका, गधा, प्रखर, एक राक्षस और दुष्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो दुष्ट है, धूर्त, धूर्त भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, तो वो खर के हैं। अब खर का अर्थ क्या होता है ये आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्टूडेंट का मानना था, एक स्टूडेंट ने यहाँ पे जैसे एक कमेंट किया था, वो कमेंट में उन्होंने बोला था कि जो खर होता है ना, खर भी मतलब उनका मानना था कि खर जो है वो दुष्ट के लिए यूज नहीं किया जाता है, बट खर की सेंस ही दुष्ट के लिए होती है। असुर, असुर नहीं आप बोल सकता हूँ, मतलब असुरों वाले जिसके काम होते हैं, समझ रहे हो, तो वो कहता है खर। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट आपका जो डाउट था वो था निर्दय शब्द का विलोम शब्द क्या है। देखो मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जब विलोम शब्द जो होते हैं ना, जो हमारे उपसर्ग होते हैं ना, कुछ उपसर्ग हमारे ऐसे होते हैं, उपसर्ग में माने सर जो शब्द के
शुरू में लगते हैं। जैसे मान लो एक ये शब्द पर्टिकुलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरफ जो लगेंगे वो उपसर्ग होते हैं, देन जो पीछे लगते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। मैंने बताया था आपको। तो देखो मैंने बताया था कि कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, वो विलोम कर देते हैं, शब्दों को विपरीत कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सदय लिखा हुआ है ना, सदय, सदय को हम सहृदय भी बोल सकते हैं, सहृदय। तो यहाँ पे क्या लगा इसके साथ, अगर देखो नी, निर्दय, यहाँ पे नी प्रत्यय लग गया, इसके नी समझ, उपसर्ग लग गया, ठीक है। उसी तरह से अ भी एक ऐसा उपसर्ग है जो मतलब जो है 99% जिन चीजों के साथ लगता है उनको अर्थ जो वो विपरीत कर देता है। सर एग्जाम्पल बताइए। आपने लिखा विकारी, मैंने कहा कि मैं इसके साथ अ उपसर्ग जोड़ दूंगा, तो अ मैंने जोड़ा ही विकारी के साथ, तो ये विकारी का क्या बन गया, विपरीत बन गया। होप आप समझे होंगे। तो निर्दय का सदय होगा। अब देखो इसमें क्या था कि इसमें बताया हुआ था कि एक क्रूर, यहाँ पे क्रूर, क्रूर दिया हुआ था ऑप्शन में। तो एक स्टूडेंट का मानना था कि सर इसमें क्रूर होगा। अरे क्रूर कैसे होगा, निर्दय का मतलब ही क्रूर है, तो ये इसका विलोम शब्द थोड़ी बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो निर्दय का मतलब ही जब क्रूर होता है तो निर्दय का विलोम जो होगा, मतलब विपरीत जो होगा, वो सदय होगा। निर्दय मतलब जो दया दया मतलब दया नहीं करता है, सदय मतलब सहृदय, सदय का मतलब सहृदय, जो अच्छा आचरण करता है, अच्छा व्यवहार करता है। आई होप आप समझे होंगे। देखो देन नेक्स्ट जो आपका डाउट था वो था मानव शब्द का विशेषण रूप है। तो एक स्टूडेंट है हमारे, नाम में स्किप कर रहा हूं, तो उनका मानना था कि सर मैं इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो कंफ्यूज होना है बेटा आपने, मैंने आपको विशेषण मतलब 2 पार्ट दिए हुए हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा हो तो संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लीज वहां पे जाइएगा। इसी चैनल के ऊपर जो है संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो संपूर्ण हिंदी में जब आप जाओगे तो विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, जितनी भी चीजें हैं आपकी, जितने भी टॉपिक हैं, वो सारे मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। आई होप आप समझे होंगे। तो हम क्वेश्चन आपके डाउट की तरफ आते हैं। देखो डाउट था कि सर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ऑप्शन था, ये तो मानवीय है, सही उत्तर क्या है इसका, देखो सही उत्तर जो होगा वो मानवीय हो जाएगा इसका सही उत्तर। बट वहां पे क्या दिया गया था, वहां पे दिया गया था मानवता, मानवता। तो इसने विशेषण पूछा था कि विशेषण शब्द क्या है, तो मानवता नहीं होगा बच्चों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मानवीय। क्या होगा, मानवीय। मानव शब्द का जो विशेषण होगा वो मानवीय होगा। देन नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था वो था आपका विकारी, और जैसे मतलब जो आपका डाउट बना हुआ था कि विकारी और अविकारी में भी अभी अंतर क्या होता है। देखो मैंने हर एक मॉक टेस्ट भी दिया है ना, मैंने आपको 36 मॉक टेस्ट दे चुका हूं मैं अभी तक आपको बिल्कुल फ्री में, 36 मॉक टेस्ट, राइट। तो अगर आपने कोई नया स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक फ्री हिंदी मॉक टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, वहां पे जाइए, 36 मॉक टेस्ट उनको दे के आइए ताकि वहां से आपको हेल्प मिल सके। देन हर एक मॉक टेस्ट में मैंने विकारी और विकारी अविकारी शब्दों में अंतर बताया हुआ है। चलो आपका फिर से डाउट था, तो मेरा तो काम ही है कि आपका मैं डाउट क्लियर करूं, राइट। तो यहां पे जो आपका लिख रहा हूं मैं विकारी, देन और यहां पे लिख रहा हूं मैं अविकारी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। तो देखो अविकारी में भी 4 टाइप थे, मैंने अच्छे से बताया था आपको। इसमें जैसे एक प्रथम जो था वो क्रिया विशेषण था। मैं टाइप लिख लेता हूं पहले, फिर उसको परिभाषा समझाऊंगा। समुच्चय बोधक और 2 और थे। देन विकारी शब्द में कौन कौन से थे कि सर आपने बताया था संज्ञा, देन आपने बताया था सर्वनाम, देन विशेषण, और देन क्रिया। अब देखो विकारी शब्द में यही आएंगे। आपने बोला था सर कि जो अविकारी शब्द है ना वही हमारे अव्यय शब्द भी होते हैं, अविकारी शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं सर, अव्यय शब्द भी बोलते हैं। मैंने कहा हाँ जी, मैंने बिल्कुल बताया था और बिल्कुल बोलते हैं। तो देखो विकारी शब्द कौन से होते हैं, देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। देखो संज्ञा में जब मैं बात करूं, अगर मैं मान लो यहां पे लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे कि लड़का, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, लड़का। लड़का क्या है, लड़का एक संज्ञा है ना। तो देखो संज्ञा है तो संज्ञा विकारी शब्द में जाएगी। तो लड़के का मैंने बहुवचन बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं, लड़के, एक लड़के को हमने लड़का बोला, बहुत सारे लड़कों को लड़कों या लड़के बोल दिया, ठीक है, बहुवचन में बदल गया। अगर मैं इसको इसका लिंग परिवर्तन करना चाहूं, जैसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में जैसे बदलते हैं ना हम, लिंग वचन जो होता है, तो लिंग भी इसका बदल सकता हूं। जैसे लड़का है ना, तो इसको मैं यहाँ पे क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की, तो लड़की बन जाएगा। तो आप क्या समझे कि जो विकारी शब्द है ना, जो विकारी शब्द है ना, उनका क्या होगा, लिंग वचन काल कारक, इनका प्रभाव पड़ेगा किन शब्दों के ऊपर, जो विकारी शब्द होंगे। और जिन शब्दों के ऊपर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे अविकारी लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया और लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब और एक अविकारी शब्द है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब और लगाया आपने, या आपने यहाँ पे कल लिख दिया,
समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसको आप स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते, पुल्लिंग में नहीं बदल सकते, एक वचन नहीं कर सकते, इसका बहुवचन में नहीं बदल सकते, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अब इसमें जो डाउट था वो था किसे को लेके, कि सर आपने एक क्वेश्चन करवाया और उसमें किसे लिखा हुआ था और उसमें पूछा गया था कि जो अव्यय नहीं है उसको टिक कीजिए। अब एक स्टूडेंट को मैंने कमेंट भी किया, 2 बार मैंने उस स्टूडेंट को कमेंट किया, पर वो बाद में फिर से वही बात कह रहे हैं। तो देखो बच्चों, आपको ना बार बार नहीं हम समझा सकते, हम बार बार मैं एक ही कमेंट थोड़ी करूंगा आपको। या तो आप भाषा को अच्छे से समझ लीजिए कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, मेरा तो काम है। अब मुझे तो आपके डाउट क्लियर करने ना, यहां तक नहीं है कि मैंने कमेंट कर दिया वहां पे, अब अगर आपने समझना हो तो समझो, नहीं समझना नहीं समझो, बट मेरे मन में फिर से ये है कि आपके मैंने डाउट क्लियर करने। देखो किसी जो शब्द है ना बेटा, वो अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है। क्यों नहीं है सर? किसे क्या है, ये संज्ञात्मक सर्वनाम है। क्या है? संज्ञात्मक सर्वनाम। अब सर वो कैसे और होता क्या है? देखो ये सर्वनाम और संज्ञा की ना बेसिक की वीडियो संपूर्ण हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, मैंने फिर बोल रहा हूँ आपको, वहां पे आपके एक भी डाउट नहीं बचेगा, वहां पे प्लीज विजिट कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि संज्ञात्मक सर्वनाम क्यों? क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे किसे लिखा हुआ, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि मैं आम किसे दूं, मैं आम किसे दूं। मान लो यहाँ पे इतने पर्सन है, देखो ये यहाँ पे पर्सन खड़े हुए हैं, देखो ये पर्सन खड़े हुए हैं, यहाँ पे सभी पर्सन खड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक पर्सन है, उसने आम दे दिया, फिर उसने बोला कि दे दो, तो मैंने पूछा इससे कि मैं किसे दूं, तो यहाँ पे देखो किसे दूं, तो ये एक तो ये सर्वनाम में यूज हो रहा है और एक संज्ञात्मक मतलब संज्ञा के नाम के ऊपर भी यूज हो रहा है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा नागर का पर्यायवाची। अब देखो एक स्टूडेंट का मानना था कि सर नागर का पर्यायवाची नगर होगा। अरे नगर नहीं होगा। नगर का किस किस वे में आप बोल रहे हो कि नगर? नागर का मतलब होता है चालाक, चतुर, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा चतुर। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है आपका विषाद का विलोम हर्ष है। ये तो करेक्ट आंसर है आपका, हर्ष। एक स्टूडेंट का मानना था कि सर जो विषाद है ना, उन्होंने उसका लिखा है कि विषाद का अवसाद होगा। बेटा अवसाद का अर्थ भी क्या होता है? विषाद ही होता है। विषाद का अर्थ होता है दुख। क्या होता है? दुख से ले सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो अवसाद तो खुद विषाद है, तो वो विलोम कैसे हो जाएगा? तो हर्ष इसका होगा। हर्ष का मतलब होता है खुशी, समझ रहे हो, उल्लास। जो हर्ष जो होता है ना वो उससे आनंद। होप आप समझे होंगे। देन एक और हमारा मुहावरा था, बोलता चांदी की ऐनक लगाना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रिश्वत लेकर किसी काम को पूरा करना है। आई होप समझे होंगे। देन नेक्स्ट आपका चौथ का चंदा होना, किसी के लिए शुभ होना, अशुभ होना नहीं था वो। जैसे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है आपका सूल का पर्यायवाची शब्द है। सूल, सूल का मतलब क्या होता है? सूल का मतलब होता है दर्द। कैसा दर्द? जैसे मान लो कोई नुकीली वस्तु उससे उससे जो चुभन लगती है, उस दर्द को हम बोलते हैं सूल। तो उसका जो पर्यायवाची होगा वो चुभन, क्लेश, पीड़ा। एक यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा है, एक उसका जैसे स्टूडेंट था, उन्होंने इसके बारे में बोला था कुछ, खैर इसका जो सही है वो ये है, तो मतलब उनका मानना कुछ गलत था, तो मैंने आपको जो यहाँ पे बता दिया। देन आज की वीडियो का जो है वो लास्ट डाउट है आपका, ये बोल रहा है कि कर्म, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है। देखो बच्चों मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक क्रिया की वीडियो भी दे रखी है, बट स्टिल आपके डाउट बन रहे हैं। देखो आप उन वीडियो को नहीं देख रहे हो, इसका मतलब ये है, क्रिया की वीडियो है संपूर्ण हिंदी के नाम से, प्लीज एक बार वहां जाइएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो वहां पे जब आप जाओगे तो वहां पे डिटेल में बताया हुआ। चलो मेरा तो काम बताना है और डाउट आपके क्लियर होने चाहिए। तो आपका जो डाउट था वो था कर्मक और अकर्मक क्रिया को लेकर। मैंने आपको एक ऐसा ट्रिक दिया था कि जब भी आपने कोई भी आपका वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंश गाना गाता गाता है, क्या लिखा हुआ है? अंश गाना गाता है। अब देखो मैंने बोला था कि आपने जब भी इस कर्म को और कर्म को पहचाननी है तो आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। ये पहला क्वेश्चन था क्या, और दूसरा क्वेश्चन था किसको। आई होप आपको ये याद होगा। देखो किससे करना है आपने? क्रिया से करना है। पहले तो आप ऐसा देखिए कि यहाँ पे क्रिया क्या है? गाना, गाता, गाता है ना यहाँ पे, गाना, समझ रहे हो। तो आपने जब यहाँ पे जब क्रिया से जब आपने क्या किया, क्वेश्चन किया कि क्या गाता है, क्या गाता है, क्रिया से पूछा आपने, पहला क्वेश्चन किया कि क्या गाता है, तो आपको आंसर मिला यहाँ पे कि गाना गाता है भाई। अच्छा गाना गाता है, क्या गाता है? अच्छा गाना गाता है। तो अगर गाना गाता है ना, तो यहाँ पे गाना क्या है आपको, ये क्या मिल गया आपको? एक आपको उत्तर मिल गया। तो ये कौन सी क्रिया होगी? कर्मक। अगर आपको उत्तर नहीं मिलता, जैसे मान लो अंश सोता है,
सीधा है सोता है। तो सोता यहाँ पे क्या है, क्रिया है ना। अब क्रिया से क्वेश्चन करना जरा क्या सोता है, तो आप बोलेंगे अंश सोता है। अरे अंश क्या से नहीं आएगा, कौन से आएगा। अगर मैं ऐसा पूछूंगा कि कौन सोता है तब आएगा अंश। चलो खैर, आपने क्या से अंश कोई ले आया, आपकी अंश है, तो अंश जब यहाँ पे क्या है कर्ता, तो मैंने आपको बताया था कि जो जब भी क्रिया का प्रभाव जब कर्ता के ऊपर पड़ता है तो वो कौन सी क्रिया होती है, वो अकर्मक होती है। समझ रहे हो मेरी बात को, कौन सी होती है, अकर्मक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें उत्तर नहीं मिला ना, जब हमें उत्तर नहीं मिला तो वो क्रिया कौन सी होगी, वो अकर्मक होगी। कौन सी होगी, वो अकर्मक। अगर उत्तर नहीं मिलेगा, अगर उत्तर मिल गया तो वो कौन सी होगी, सकर्मक। आई होप आप समझोगे। देखो इससे आगे वीडियो लंबा होगा, वो मैं समझता हूँ कि वीडियो लंबा ना करें। और साथ में अगर आपको डाउट बचते हैं तो ये क्रिया का जो है आपका संपूर्ण हिंदी में एक टॉपिक है, सॉरी प्लेलिस्ट बनाओ, वहां से आप विजिट कर लीजिएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। देखो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है हिंदी को लेके, आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट भर दीजिए। आप जो कमेंट बॉक्स है ना उसको भर दीजिए, मैं वहां से ही आपके कमेंट उठा के आपके डाउट क्लियर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।